हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, प्लासी का युद्ध तक हम लोगों ने कल के वीडियो में देख लिया था। उससे आगे जो है बक्सर का युद्ध और उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बक्सर का विद्रोह हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए, प्लासी का विद्रोह और ये बक्सर का विद्रोह, ये दो विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेट भी आपको याद रखना है, कब हुआ था, इसमें कौन कौन भाग लिए थे, अंग्रेजों के साइड से कौन भाग लिया था और भारत से मुगल शासक कौन कौन भाग लिए थे। ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है, डेट सहित। ये बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में ये पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही युद्ध आपको अच्छे से याद रखना है। इसके साथ साथ संवैधानिक इतिहास की जो स्टोरी है उसको भी आपको दिमाग में ध्यान में रखते चलना है। आप स्टोरी समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। बहुत बीच बीच से क्वेश्चन पूछ देता है इसके। ठीक है, तो स्टोरी आपके ध्यान में रहेगा तभी आप लोग इसको क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये पसंद आएगा। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्लासी के युद्ध तक हम लोगों ने देख लिया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के साइड से रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया था और इधर मुगल में सिराजुद्दौला ने भाग लिया था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था और वो लोग प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और उसके बाद राजनीतिक सत्ता भारत में उन लोग अंग्रेजों ने स्थापित कर ली थी। राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी प्लासी के युद्ध से। उसके बाद अपन देखते हैं अब मीर जाफर जो था, इधर से कौन कौन लड़ा था। सिराजुद्दौला के साइड से मीर जाफर लड़ा था, यार लतीफ़ लड़ा था, राय दुर्लभ लड़ा था। तो ये तीनों ही उसके सेनापति थे और इन्होंने क्या किया था, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था और उसके बाद धोखा दिया, इसलिए सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, तो उसके बाद मीर जाफर को क्या किया जाता है, 30 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध जब अंग्रेज लोग जीत जाते हैं तो 30 जून सन 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, अब सिराजुद्दौला तो हट गया, तो मीर जाफर ने चूंकि अंग्रेजों का साथ दिया था इसलिए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया 30 जून सन 1757 को। अब ये अंग्रेजी किंग मेकर की भूमिका में आ गया था। ठीक है, किंग मेकर का मतलब यही अंग्रेजों को क्या किया था, युद्ध में जितवाया था धोखा देके। सिराजुद्दौला को धोखा देके अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए युद्ध जीत गए थे अंग्रेज लोग। तो ये किंग मेकर था। ठीक है, इसको किंग मेकर कहते थे क्योंकि वही जो था वो खुद किंग बन गया था दूसरे को, उसको हरा के, सिराजुद्दौला को हरा के। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 24 परगना और 37 लाख पाउंड। देखिए, 24 परगना मतलब राज्य जो होता था ना वो परगना में डिवाइड होता था उस समय। तो 24 परगना जो थे वो एक हिस्सा था, मतलब एरिया। तो 24 परगने का हिस्सा क्या किया, मीर जाफर को जब नवाब बनाए तो मीर जाफर 24 परगना अंग्रेजों को दे दिया और 37 लाख पाउंड युद्ध के जुर्माना के रूप में दे दिया। ठीक है, ये लोग हार गए तो 37 लाख पाउंड पैसा भी दिया अंग्रेजों लोग को और 24 परगना की जमींदारी भी दे दिया वो लोग को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। अब मीर जाफर अंग्रेजों को खुश करने में लगा हुआ था क्योंकि अंग्रेजों को खुश करने के लिए ये बहुत सारा काम कर रहा था। लेकिन अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा थी, जो लालच था, वो धीरे धीरे क्या करते बढ़ता गया, जिसको मीर जाफर जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाया अंग्रेजों को। उन लोगों को मतलब लालच और बढ़ता गया, इतने में नहीं माने वो लोग। ठीक है, उसके बाद वो लोग का लालच बढ़ता गया तो मीर जाफर उसको संभाल नहीं पाया और 1760 में मीर जाफर ने मीर कासिम उसका दमान था, मीर जाफर का दमान था मीर कासिम। तो 1757 से 1760 तक तो मीर जाफर था, लेकिन वो अंग्रेजी महत्वाकांक्षा को और उन लोग के लालच को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो लोग को संतुष्ट नहीं कर पाया और 1760 में मीर कासिम को सत्ता सौंप दिया। मीर कासिम उसका दमान था। अब उसके बाद 1760 में मीर कासिम का शासन आया तो मीर कासिम ने अंग्रेजों को कंट्रोल करने के लिए बहुत से काम किए। ठीक है, वो मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ काम करने लगा। जैसे कि अपने जो सैनिक लोग थे मीर कासिम के, तो मीर कासिम के सैनिकों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए अंग्रेज लोग जिस तरीके की ट्रेनिंग लेते थे उसी तरीके की ट्रेनिंग देने लग गया कि कभी युद्ध हो गया, अगर अंग्रेजों का कोई भरोसा तो था नहीं, तो वो अपने सैनिकों को अंग्रेज जिस तरीके से ट्रेनिंग लेते थे उस तरीके से ट्रेनिंग देने लग गया। इसके अलावा मीर कासिम ने क्या किया कि जो भारत में, ठीक है, भारत में जो शुल्क चलता था राज्यों के बीच, इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब आप घुसोगे तो जो शुल्क लेना पड़ता था व्यापार के लिए, उस शुल्क को समाप्त कर दिया। तो उस शुल्क को समाप्त करने से क्या हुआ कि जो पहले जो अंग्रेज लोगों को दस्तक मिला हुआ था, मतलब कर मुक्त टैक्स फ्री व्यापार का, अंग्रेजों को टैक्स नहीं मिलता था। दस्तक का मतलब वही था, क्या आपको टैक्स नहीं लगेगा जब यहाँ व्यापार करोगे। तो अंग्रेज लोग को वो दस्तक मिल चुका था, तो अंग्रेज लोग को टैक्स नहीं लगता था, इसलिए अंग्रेजों की जो सामग्री थी वो भारत में कम सस्ते दाम पे अंग्रेज बेच सकते थे, जबकि भारत के लोगों को उसको टैक्स देना पड़ता था। तो भारत के लोगों को जो टैक्स देना पड़ता था उसी को क्या किया, मीर कासिम समाप्त कर दिया। अब
अंग्रेजों को इससे नुकसान था क्योंकि भारत के लोग जो यहाँ सामग्री बना रहे थे, यहाँ जो प्रोडक्ट बना रहे थे, उसको भी सस्ते दाम पे भारत के लोग बेच सकते थे। तो अब अंग्रेजों का चीज़ क्यों खरीदते भारत के लोग, जब यहाँ की चीज़ें सस्ती हुई थी। तो ऐसे अंग्रेज लोग का चीज़ सस्ता था क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़ता था वो लोग को, इसलिए वो लोग का चीज़ खरीदते थे। तो अब क्या हुआ, इससे अंग्रेजों को नुकसान होने लग गया क्योंकि वो लोग का चीज़ जो है, अब भारतीय लोग जो प्रोडक्ट बनाते थे वो भी उसके पैरेलल उतने ही रेट पे, उतने ही सस्ते दाम पे वो लोग बेचने लग गए। तो ये लोग को नुकसान होने लग गया। तो मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ काम करने लग गया। तो अब उसको क्या किए, मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को फिर से 1764 में नवाब बना दिए। अंग्रेज लोग क्या किए, मीर जाफर को फिर से 1764 में नवाब बना दिए। तो अब इसको हटाए जब मीर कासिम को, तो मीर कासिम क्या किया कि अपना एक टोली बनाने लग गया, अपना एक ग्रुप बनाने लग गया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो मीर कासिम ने, एक तो उस ग्रुप में मीर कासिम था और एक अवध का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था और एक सुजाउद्दौला था। अवध का नवाब सुजाउद्दौला और जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम। तो मीर कासिम ये दोनों लोग के साथ एक ग्रुप बनाया। उसके बाद क्या हुआ, यही मीर कासिम का जो जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करना चालू किया, मीर कासिम शुल्क को समाप्त कर दिया और अपने लोगों को ट्रेनिंग देने लग गया। यही बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, मतलब यही कारण बना बक्सर के युद्ध का। अब ये सब चीज़ें हुई, मीर जाफर आ गया। अब इसके बाद अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध छेड़ दिया। तो ये तीन लोग ग्रुप में मिल गए थे और अंग्रेज के साइड से हेक्टर मुनरो। तो अब देखो, बक्सर का युद्ध 1764 में मीर जाफर को सेनापति, अवध का नवाब, मतलब कि मुगल का नवाब बना दिया। ठीक है, नवाब बना दिया मीर जाफर को और फिर बक्सर का युद्ध छेड़ दिया अंग्रेजों ने। तो 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। सन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन कौन लड़ा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मुगल बादशाह कौन कौन थे भारत के साइड से, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय लड़े ये, अवध का नवाब सुजाउद्दौला लड़ा ये, और मीर जाफर जो जिसको नवाब बनाया था। तो ये भी हालांकि अंग्रेज लोगों ने बनाया था, लेकिन उसके खिलाफ फिर ये भी लड़ने लग गया, भारत के साइड से लड़ा मीर जाफर। तो ये तीनों मिलके अंग्रेज सेनापति, अंग्रेजों के साइड से कौन लड़ा, हेक्टर मुनरो। तो भारत में ये तीनों, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब सुजाउद्दौला और मीर जाफर, ये तीनों लोग इधर से लड़े और अंग्रेजों का सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। अब ये जो युद्ध हुआ उसमें फिर से अंग्रेजी सेना जीत गई और इस तरीके से, पूरी तरीके से प्लासी के युद्ध में तो बहुत सारा नियंत्रण हो ही गया था। इस युद्ध में क्या हुआ कि पूरी तरीके से भारत पे अधिकार हो गया कंपनी का। ठीक है, अंग्रेजों का अधिकार हो गया इस युद्ध के माध्यम से। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, केवल बंगाल पर अधिकार किया था अंग्रेजों ने। प्लासी का युद्ध जब जीता था तो बंगाल पर अधिकार हुआ था अंग्रेजों का, लेकिन बक्सर के युद्ध जीतने से पूरा अखिल भारतीय, पूरे भारत पे जो था वो अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। ठीक है, अंग्रेज जीत गए तो पूरा अखिल भारतीय, पूरा भारत में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो पुत्र था, मीर जाफर का जो पुत्र था नन्मुद्दौला, इसको नवाब बना दिया गया 1765 में। ठीक है, 1765 में इसको नवाब बना दिया गया। तो आप लोगों को समझ में आया, क्रमशः प्लासी के युद्ध में राजनीतिक अधिकार प्राप्त किया अंग्रेजों ने, बंगाल में अधिकार प्राप्त किया और उसके बाद फिर बक्सर के युद्ध में पूरे भारत पे अधिकार अंग्रेजों का हो गया था। ठीक है, तो ये प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से पूरी तरीके से अंग्रेजों ने भारत को हरा दिया और भारत पे अधिकार कर लिया, मुस्लिम शासकों को हराकर। अब जो है पूरी तरीके से भारत कंट्रोल में आ गया था अंग्रेजों के। ठीक, अब देखिए बंगाल में द्वैत शासन, अब द्वैत शासन चालू किया। अब अंग्रेजों को यहाँ पर शासन करना था तो अंग्रेजों ने 1765 में क्या किया, 1765 से 1772 तक द्वैत शासन चला। इसमें क्या होता है अपन देखते हैं। तो मुगल बादशाह थे, है ना, मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों के पहले कौन था, मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में दो तरीके के अधिकारी होते थे। ठीक है, दो तरीके से शासन चलता था, एक होता था सूबेदार और एक होता था दीवान। तो सूबेदार जो अधिकारी होता था उसके हाथ में क्या था, सूबेदार क्या करता था, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर डिसाइड करता था किसको क्या सजा देना है, किसको पकड़ना है। पुलिस व्यवस्था सूबेदार के हाथ में थी और सैनिक, पुलिस और सैनिक, ये दोनों व्यवस्थाएं, ये जो दोनों इनका पावर जो था वो सूबेदार के हाथ में रहता था। ये मुगल अधिकारी थे। और एक होता था दीवान, ये दीवान राजस्व वसूली, टैक्स का वसूली करता था और क्या करता था, फाइनेंस से संबंधित, वित्त से संबंधित चीज़ों को देखता था। खजाना में कितना पैसा है, कितना खर्चा करना है, कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, ये सब चीज़ें दीवान देखता था। तो दो तरीके के सूबेदार और अधिकार, सूबेदार और दीवान, ये दो तरीके के अधिकारी मुगल शासन में होते थे। ठीक है, तो यही दोनों पर अधिकार करना चालू किया अब अंग्रेज लोग। ठीक है, तो देखते हैं अपन 12 अगस्त 1765 को बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त सन 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, कि है इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त सन 1765 को बक्सर के युद्ध के बाद। किनके बीच हुई, नोट करिएगा, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ। अवध के नवाब है ना, यानी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव,
इन दोनों के बीच यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। इसके माध्यम से ये जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग 26 लाख रुपए दिए किसको, मुगल बादशाह को, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों की, ठीक है, तीनों पे अधिकार कर लिए। तीनों के दीवानी अधिकार, राजस्व वसूली और वित्त का अधिकार, दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। मतलब टैक्स को कौन वसूलेगा, अंग्रेज लोग वसूलेंगे। इसी इलाहाबाद की संधि से ये प्रावधान किया गया, इलाहाबाद की संधि में संधि किया गया, ठीक है, कि 26 लाख रुपए अंग्रेज लोग किसको दिए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिए, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, ठीक है। मतलब वहां पे जो राजस्व का वसूली करने का काम होगा वो अंग्रेज लोग रखेंगे और उसी को वसूली अंग्रेज लोग करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, 53 लाख रुपए दिए, 53 लाख रुपए अंग्रेज लोग और दिए, और सूबेदारी का भी अधिकार ले लिए। कानून व्यवस्था और सैनिक जो है वो भी अंग्रेजों के रहेंगे वहां पर। कानून व्यवस्था देखने का काम जो पहले मुगल बादशाह लोग कर रहे थे वो लोग भी अब अंग्रेज लोग करेंगे। ये दोनों चीजें क्या हुई, इलाहाबाद की संधि के बाद से अंग्रेजों के हाथ में चली गई। तो अब सूबेदारी व्यवस्था भी अंग्रेजों के हाथ में, दीवानी व्यवस्था भी, मतलब टैक्स भी वही वसूलेंगे, और पुलिस वगैरह जो सैनिक कार्य है वो लोग भी उन्हीं लोग के हाथ में रहेगा। तो पूरी तरीके से अब पूरा कंट्रोल हो गया था अंग्रेजों का, पूरी तरीके से कमांड हाथ में ले लिए थे अंग्रेज लोग, ठीक है। अब पूरा भारत का कंट्रोल आ गया अंग्रेजों के पास। इन लोग के पास बचा ही क्या, केवल ये लोग। अब भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई 1765 में। वो समझिए द्वैत शासन क्या होता है। द्वैत शासन का मतलब होता है दोहरी शासन व्यवस्था। एक होता है वास्तविक अधिकार किसके पास था, कंपनी के पास, मतलब सूबेदार, मतलब कानून व्यवस्था, सैनिक वैनिक कौन भेजेगा, कंपनी, और राजस्व वसूली करने का काम भी कौन कर रहा है, कंपनी। लेकिन अपने कठपुतली बना के रखा मुगल बादशाह लोग को। कंपनी क्या बोलता था, अंग्रेज लोग क्या बोलते थे कि राजस्व को वसूलने का जो काम है वो आप लोग करके दो, आप लोग करके दो। वसूलने कौन जाएगा, जो मुगल बादशाह रहेंगे, भारत पे जो शासन कर रहे थे वो। तो लोग क्या समझेंगे कि जो हम लोग से टैक्स वसूल रहे हैं, टैक्स को बढ़ा भी दिए लोग, अंग्रेज लोग, तो टैक्स को कौन वसूल रहा है। लोग उस समय इतने जागरूक नहीं थे, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि पीछे से बैक में उसके पीठ पीछे कौन बैठा है जो वसूली कर रहे हैं, मतलब मुगल बादशाह लोग के पीठ के पीछे कौन बैठा है, ये लोग उन लोग नहीं देख पा रहे थे। तो मुगल बादशाह लोग क्या करने जाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, है ना, राजस्व को वसूलने का काम करेंगे। तो लोगों को क्या लगेगा, यही लोग शोषण कर रहे हैं हम लोग का। जबकि कौन कर रहा था, कर कौन रहा है, मेन वास्तविक अधिकार किसके पास है, कंपनी के पास, मतलब अंग्रेजों के पास है। तो वास्तविक अधिकार कंपनी के पास, जबकि उत्तराधिकार मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ठीक है, जो टैक्स वसूल रहे हैं और जो लोगों को मार रहे हैं, मतलब वसूलना ही पड़ता था वो लोग को, क्योंकि ये लोग वो लोग से वसूलते थे, मुगल बादशाह लोग से। तो उत्तराधिकार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मुगल वाले लोग की, मुगल बादशाह लोग की। लेकिन उसको एक्चुअल में वास्तविक अधिकार किसका है, कंपनी का है। मतलब उन लोग से वसूली कराने का काम कौन कर रहा है। जैसे कि आप किसी का हत्या करने के लिए एक गुंडे को भेजते हैं, तो हत्या कौन करवा रहा है, आप करवा रहे हैं ना, लेकिन हत्या कर कौन रहा है, तो वो गुंडा कर रहा है। तो लोग जिसका जो हत्या करे रहेगा किसी व्यक्ति का, वो क्या समझेगा, मेरे हत्या ये किया है, ठीक है। लेकिन कौन करवा रहा है, जो मेन जो करवा रहा है, उसको भेजा है, वो मेन गुनहगार है ना। तो वास्तविक अधिकार कंपनी के पास थे, वो लोग क्या करते थे, मुगल बादशाह लोग के राजस्व वसूली करने का काम करवाते थे। तो वास्तविक अधिकार मुगल और उत्तराधिकार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती थी, मुगल बादशाह। इसी को कहते हैं दोहरी शासन व्यवस्था, द्वैत शासन। वास्तविक अधिकार कंपनी के पास था, लेकिन एक्चुअल में वसूली करने का काम कौन कर रहे थे, मुगल बादशाह लोग कर रहे थे। यही शासन व्यवस्था को कहते हैं द्वैत शासन, दोहरी शासन व्यवस्था। तो 1765 में द्वैत शासन की शुरुआत हो चुकी थी। अब देखिए 1765 से लेकर 72 तक कंपनी क्या चला, द्वैत शासन चला। अब ये द्वैत शासन चला तो इतना ज़्यादा टैक्स वसूलने लग गए, अंग्रेज लोग टैक्स को बढ़ा दिए थे, वसूलते कौन लोग थे, मुगल बादशाह लोग थे। पब्लिक समझती थी यही लोग हम लोग का शोषण कर रहे हैं, हमारे देश के लोग ही शोषण कर रहे हैं, अंग्रेजों को कोई गुनहगार समझता ही नहीं था। तो अब कंपनी का जो शासन था, ये जो 24 लोगों की जो टुकड़ी जो कंपनी वहां से आई थी, उसी का शासन चल रहा है ना। अब अंग्रेज लोग जो शासन था, इसमें कंपनी में अराजकता और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, मतलब बहुत करप्शन करने लग गए ये लोग, ठीक है। उसी में क्या घूस लेने लग गए, बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया। तो अब जब करप्शन बढ़ गया तो ये लोग इतने कर्ज में डूब गए कि ये लोग 10 लाख पाउंड का उधार लेने के लिए ब्रिटेन की संसद में, इंग्लैंड का जो संसद था, इंग्लैंड की संसद से ये लोग 10 लाख पाउंड का उधार मांगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया। ये लोग का खुद का खर्चा चलाने के लिए, कंपनी के जो सैनिक थे और जो अधिकारी थे उन लोग का सैलरी देने के लिए और खुद का खर्चा चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा। तो ये लोग 10 लाख पाउंड का उधार लिए, इंग्लैंड की संसद से मांगे। तो इंग्लैंड की जो संसद थी वो लोग बोले कि आप लोग इतना पैसा वहाँ से वसूल रहे हैं,
पूरा राजस्व आप लोग वसूल रहे हैं, तब भी आप लोग का शासन नहीं चल रहा है। मतलब वो लोग को पता था कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है कंपनी में, तो वो लोग क्या किए, अब हम लोग 10 लाख पाउंड का उधार तो आपको देंगे, लेकिन नियंत्रण जो रहेगा वो इंग्लैंड की संसद का रहेगा। तो अब क्या हुआ, संसद का नियंत्रण कंपनी पर प्रारंभ हो गया। मतलब संसद बोली कि हम लोग अब कानून बनाएंगे, उसके हिसाब से भारत का शासन चलेगा। आप लोग तो चला के देख लिए, इतना भ्रष्टाचार कर दिए, पूरा करप्शन वहां व्याप्त हो गया कि आप लोग को खुद को यहाँ उधार मांगना पड़ जा रहा है। तो अब जो शासन चलाएंगे कंपनी, इंग्लैंड की संसद बोली कि अब जो शासन चलाएंगे वो हम लोग चलाएंगे, हम लोग जो रूल्स एंड जो एक्ट लाएंगे समय समय पर पारित करेंगे, उसके हिसाब से जो है वो आप लोग का शासन चलेगा। तो अब जो कंपनी जो इंग्लैंड की संसद थी वो समय समय पर अब एक्ट लाने लग गई। तो पहला रेगुलेटिंग, उसी को कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट मतलब नियंत्रण। तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड की संसद ने जो समय समय पर कानून लाया, जो एक्ट लाया, उसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, एक्ट मतलब जो कानून लाया वो। तो रेगुलेटिंग एक्ट किसी को कहा जाता है, समझ में आ गया। अब जो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट किस किस तरीके से आया। क्रमशः इसी तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो इस तरीके से भारत का संवैधानिक इतिहास अब आगे बढ़ेगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आया वो आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से जो युद्ध हुआ है, इसमें कौन कौन युद्ध में भाग लिया है और सन 1 आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो अपन तो रेगुलेटिंग एक्ट वाला हिस्सा देखेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।